हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ट्रिनिटी के प्लेटफॉर्म पे। पीवाईक्यू डिस्कशन के रिगार्डिंग हम चल रहे थे। पॉलिटी की सीरीज चल रही है। पॉलिटी के सीरीज में 73rd अमेंडमेंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, 73rd और 74th अमेंडमेंट से, तो उसी पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले थोड़ा 73rd अमेंडमेंट का बैकग्राउंड हम देखते हैं। 73rd अमेंडमेंट क्या कहता है, क्यों किया गया, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स थी। तो पंचायत को लेके शुरू से ही, एंशिएंट पीरियड से ही हमारे यहाँ मॉडर्न इंडिया में अगर हम जाते हैं पंचायत के टॉपिक्स को लेके, तो ब्रिटिश मॉडर्न इंडिया में जब पंचायतों का गठन किया जाता है वहाँ से स्टार्ट होता है, और आज़ादी के बाद इस पे क्या मेजर डिसीजंस लिए गए, और वही 73rd अमेंडमेंट, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट वेरी मच यूजफुल टू अंडरस्टैंड द पंचायत सिस्टम। इसके रिगार्डिंग मेन हमारा फोकस रहेगा 73rd अमेंडमेंट। तो आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 40 में प्लेस दिया गया। एंड द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर टू ग्रुप्स, दो लोगों का ग्रुप था, जिसमें एक गांधी और गांधी के जो फॉलोअर्स थे जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये लोग, ये चाहते थे कि पंचायत पे स्पेशल वर्क हो, पंचायत पे स्पेशल फोकस हो। महात्मा गांधी ने स्पीच तक में कहा था कि रूरल रिपब्लिक की बात की थी, ग्रामीण गणतंत्र की बात की थी। लेकिन जो अंबेडकर थे, अंबेडकर इंडियन सोसाइटी के कास्ट वाली प्रॉब्लम को देखते हुए हमेशा उनका रहा कि नहीं, ये पंचायत अच्छा वर्क नहीं कर पाएंगी। तो खैर ये मेंस ओरिएंटेड पॉइंट ज्यादा हो जाता है। बेसिकली हमारा 73rd है, तो इसको स्टार्टिंग में 1947 के बाद जब इंडिपेंडेंस होता है, और 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है, और 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 में डीपीएसपी के चैप्टर में पंचायत को जगह दी गई। और पंचायत को लेके नेहरू भी बहुत उत्साहित थे। तो इंडिया में जो पहला प्रोग्राम शुरू हुआ, वो प्रोग्राम आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से 1952 में। इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को इवेलुएट करने के लिए एक कमेटी बनती है। वो कमेटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी, और बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि प्रॉपर पीपल्स पार्टिसिपेशन न होने के कारण ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से जो सक्सेस हम चाहते थे वो अचीव नहीं हो रहा है। और बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, और इसको नाम दिया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है। जनता पार्टी गवर्नमेंट ने अशोक मेहता समिति को स्टेब्लिश किया। अशोक मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी 2 टायर पंचायत के लिए। लेकिन आपको पता है कि जनता पार्टी गवर्नमेंट ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं की, 2 साल तक रहे, जब तक रिपोर्ट वगैरह आई। कुछ स्टेट्स ने विलिंगली अगर कुछ स्टेप्स लिए तो अच्छी रिकमेंडेशंस होते हुए भी बहुत यूजफुल नहीं आ पाया। फिर जीवीके राव कमेटी आई। जीवीके राव कमेटी प्लानिंग कमीशन ने स्टेब्लिश की थी 1985 में। जीवीके राव कमेटी ने जो एग्जामिन किया पंचायती राज सिस्टम को, तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा कि कहीं पे पंचायत 3 टायर थी, कहीं 2 टायर थी, और एक आध स्टेट में 4 टायर पंचायत बनाई गई थी। और 15 स्टेट्स में इलेक्शन उस समय कंडक्ट नहीं किए गए। 15 राज्यों में पंचायतें सस्पेंडेड थी। तो उन्होंने इसको नाम दिया ग्रास विदाउट रूट्स। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि पंचायती राज संस्थाएं बिना जड़ की घासे हो गई है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ग्रास विदाउट रूट्स जीवीके राव कमेटी ने फिर रिकमेंड किया। फिर एलएम सिंघवी कमेटी बनती है, जो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशन देती है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेब्लिश किया जाए। फिर पीके थंगुन कमेटी बनती है, और पीके थंगुन कमेटी इस स्टडी को करती है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में हम क्या इसको कैसे कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करें। तो वही बताते कि पार्ट 9 में जो प्लेस था, पार्ट 9 के तहत हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को रख सकते हैं। और यही रिकमेंडेशंस बाद में 73rd अमेंडमेंट के रूप में हमारे सामने आती है 1993, 24 अप्रैल 1993। बहुत एफर्ट्स के बाद पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एक्ट पास हुआ। उसके बाद लगभग 1 साल का टाइम दिया गया, जिसमें स्टेट असेंबलीज ने अपने अपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एक्ट पास किए। तो टोटल 73rd अमेंडमेंट पे हम फोकस करेंगे। तो 73rd अमेंडमेंट के थ्रू जो पंचायतों को पहली बार तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। पार्ट 9 में पंचायत नाम टाइटल से
पूरे एक चैप्टर को रखा गया है जिसमें आर्टिकल 243 से लेके 243O तक आर्टिकल्स रखे गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, यहां तक 73rd अमेंडमेंट से। और एक शेड्यूल भी इंसर्ट की गई 11th शेड्यूल के नाम से, एंड दैट शेड्यूल हैव टोटल 29 सब्जेक्ट्स रिगार्डिंग पंचायत। तो जो पावर डिवीजन का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, उस पावर डिवीजन को भी हम यहाँ पे ले आए 73rd अमेंडमेंट में। सिर्फ आर्टिकल 243 के थ्रू डिफाइन किया गया कि पंचायतें क्या हैं, ग्राम सभा क्या है, विलेज क्या है। तो विलेज वो है जिसको गवर्नर ऑफ द स्टेट विलेज के रूप में नोटिफाई करे, पंचायत वो जियोग्राफिकल टेरिटरी है, ग्राम सभा क्या है, तो ग्राम सभा इज द इलेक्टोरल रोल ऑफ अ विलेज, मतलब एक गांव के निर्वाचक नामावली को हम ग्राम सभा कहते हैं। और ये भी इंश्योर किया गया कि इलेक्शन कैसे होगा, तो उस इलेक्शन के लिए ये बताया गया कि जितने मेंबर्स होंगे वो डायरेक्ट इलेक्टेड होंगे। और विलेज लेवल के पंचायतों पे ये छूट दी गई कि स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा कि वो अपने यहाँ पंचायत, जो विलेज लेवल पंचायत है उसका जो चेयरपर्सन है उसको डायरेक्ट इलेक्ट होना है या एमंग द मेंबर्स इलेक्ट होना है, तो ये डिसाइड करना स्टेट लेजिस्लेचर का काम है। बाकी तीनों लेवल के पंचायत के मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्ट होंगे, और इन मेंबर्स के बाद जो इनके चेयरमैन्स हैं वो इंटरमीडिएट लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो चेयरमैन्स हैं वो एमंग द मेंबर्स इलेक्ट होंगे इनडायरेक्टली, मतलब जो मेंबर सिलेक्ट हो उसमें से कोई ये लोग सपोर्ट करके जिसे एक को चूज करेंगे। लेकिन विलेज लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर को ये राइट दिया गया है कि बाय द एक्ट वो डिसाइड करे कि कौन बनाए, जो चेयरमैन होगा, जो विलेज लेवल का जो प्रधान होगा या मुखिया होगा, इधर ही इज डायरेक्ट इलेक्टेड और इज इनडायरेक्ट इलेक्टेड अमंग द मेंबर्स। तो ये सारे प्रोविजंस किए गए। फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाई गई, रिजर्वेशन दिया गया, एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया गया, विमेंस को रिजर्वेशन दिया गया। एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है वो रखा गया कि एज पर देयर पॉपुलेशन इन द स्टेट। और रिजर्वेशन में और मजेदार बात बताएं, एक तो सीट्स भी रिजर्व की गई और ऑफिसेस भी रिजर्व किए गए। तो 1/3 रिजर्वेशन विमेंस के लिए किया गया, और इसको साइक्लिक बेस पे ये घूमते रहेंगे, इस तरह से सारे प्रोविजंस किए गए। तो प्लेस का रिजर्वेशन और ऑफिसेस का रिजर्वेशन दोनों किया गया है। फिर फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश किया गया कि इनको प्रॉपर तरीके से पंचायतें वर्क कर सके और इनको स्टेट से प्रॉपर फंडिंग हो सके, सही तरीके से इसको मैनेज किया जा सके, तो इसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का प्रोविजन किया गया। देन आफ्टर स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाए गए जो इनके प्रॉपर फंक्शनिंग और प्रॉपर इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल किया गया। तो जो जो प्रॉब्लम्स थी उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया, इनके ऑडिट एंड अकाउंटिंग का सिस्टम किया गया। तो रिजर्वेशन, फाइनेंस कमीशन, ऑडिट एंड अकाउंट, ये सारी मेन चीजें बनती हैं 73rd अमेंडमेंट के रिगार्डिंग। अब हम स्टार्ट करेंगे कि क्या क्वेश्चंस आए हैं उनके डिस्कशन पे चलते। तो 73rd अमेंडमेंट क्या करता है, पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है, संवैधानिक दर्जा देता है। और सबसे पहली बात 73rd अमेंडमेंट के थ्रू पार्ट 9 को इंसर्ट किया जाता है, रिस्टोर किया जाता है। और पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से 243O तक 18 नए आर्टिकल्स इंसर्ट किए जाते हैं। 11th शेड्यूल को इंसर्ट किया जाता है। इस 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं जो आर्टिकल 243G के थ्रू कंट्रोल किया जाता है उस पर। तो ये सारा मैकेनिज्म जो इस्टेब्लिश किया गया ये 73rd अमेंडमेंट से किया गया। 24 अप्रैल 1993 को 73rd अमेंडमेंट इनेक्ट हो गया और 24 अप्रैल को हम इसलिए पंचायती राज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ग्रास रूट पे, और देखो डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है पीपल पार्टिसिपेशन, और ग्रास रूट के पीपल का पार्टिसिपेशन जब तक डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होगा, इसीलिए इसको साइलेंट रिवोल्यूशन की भी संज्ञा दी गई है। इट्स ऑल्सो नेम्ड एट द साइलेंट रिवोल्यूशन। नाउ वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। 73rd अमेंडमेंट पॉलिटी PYQ। तो पहला क्वेश्चन है, the Constitution 73rd Amendment Act 1992 which aims to promoting the Panchayati Raj institution, which aims to promoting Panchayati Raj institutions
73rd अमेंडमेंट जिसका काम है पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना, निम्नलिखित में से किसका प्रावधान करता है? कौन कौन से प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन? पहला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। अब देखो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो फॉर्म होती है वो विलेज और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत से ही होती है, बट ये रिगार्डिंग 73rd अमेंडमेंट है। तो ये जो क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये आर्टिकल 243 ZD में इसको रखा गया, यानी कि ये 74th अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया। और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? 73rd अमेंडमेंट से कौन से प्रोविजंस आए हैं? दूसरा, स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शन, बिल्कुल सही है। तीसरा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, अभी आपको मैं डिस्कशन में बता रहा था कि स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन ये दोनों का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। तो इसका आंसर होगा 2 और 3, ये सी। नाउ अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या आया हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 73वें संशोधन के बाद के युग में निम्नलिखित का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, केंद्रीकरण होना चाहिए पूछ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द पोस्ट 73rd अमेंडमेंट एरा, देयर हैज टू बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ। पहला, डिसीजन मेकिंग पावर, बिल्कुल सही है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर को डिवोल्व करना। दूसरा, सिस्टम एज अ होल, बिल्कुल सही है कि पूरे सिस्टमेटिक, हमने शासन का एक नया लेयर क्रिएट किया। जुडिशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बिल्कुल होंगे। जुडिशियल पावर, देखो जुडिशरी इससे अलग है। न्याय पंचायत कुछ जगह स्टैब्लिश किए गए, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। न्याय पंचायत की अशोक मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशन भी की थी, कुछ स्टेट्स ने रखा भी है। बट जैसे केरला में आप जाएंगे तो केरला ने अलग से, केरला के पंचायती राज सिस्टम को सबसे ज्यादा एप्रिसिएट किया जाता है इंडिया में। तो वहां पे एक ट्रिब्यूनल बना है पंचायती राज के डिस्प्यूट्स के निवारण के लिए, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन यहां हम जुडिशियल पावर्स को इसमें नहीं रख सकते हैं। तो 1, 2 और 3, सॉरी 1, 2 और 4 सी। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पे क्वेश्चंस नहीं है, वही 73rd के बारे में स्पेशल पॉइंट्स है। क्या क्या है देखो, पंचायती राज क्या है? रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। टू मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर्स बाय सच लोकल बॉडीज दैट हैव बीन इलेक्टेड बाय लोकल पीपल। PRI was constitutionalized through 73rd amendment to build democracy at grassroots level and was entrusted with the task of rural development in the country. ये सारे इसके वर्क दिए गए हैं। Through this amendment, there has to decentralization of decision making power, पंचायत इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, 11th शेड्यूल 243G। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, उन्हीं पावर्स को डिस्कस किया है। एन ऑफिसर द रैंक ऑफ डिप्टी कमिश्नर शैल बी एग्जीक्यूटेड ऑफिसर ऑफ जिला परिषद, ये सारी चीजें। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन नीचे डिटरमाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ द बेसिक ऑफ आर्टिकल 243I, सिस्टम एज अ होल टू क्रिएट द थर्ड यूनिट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ सेंट्रल द स्टेट गवर्नमेंट। हमने ट्राई लेवल पंचायत को डिस्कस किया। अब ट्राई लेवल पंचायत आप देख लीजिए, जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, जो गवर्नमेंट पार्ट है, तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट के जो लेवल है वो कौन कौन से हैं? पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फर्दर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिवाइडेड बिटवीन टू पार्ट, पंचायत एंड नगरपालिका। बाय 73rd अमेंडमेंट
एंड बाय 74 अमेंडमेंट। ये हमारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है इंडिया में। ये 3 टायर की हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और कैसे हम इसको इंस्टीट्यूशलाइज किया, तो 73rd अमेंडमेंट से पंचायत को इंस्टीट्यूशलाइज किया और 74th अमेंडमेंट से नगर पालिका को। ये रूरल एरिया में होती है और नगर पालिका जो होती है दैट इज इन अर्बन एरिया। तो इसको आप बना ले, ये आपका चार्ट है। तो ये डिस्कशन चल रहा था। अब ये प्रशासनिक शक्तियां कैसे होती हैं, तो ये हमने डिस्कस किया। और फिर फाइनेंशियल पावर के लिए आर्टिकल 243 आई डिस्कस किया। जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता था ग्राम सभा। इट इज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ अ विलेज कंप्राइज्ड विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल। आप ये डालो इलेक्टोरल रोल ऑफ अ विलेज नेम्ड एज ग्राम सभा, ये इसका आंसर है। कई बार पूछ चुका है इसको। ओके, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत जो है 5 ईयर है। ये सारी चीजें आपको मेंशन कर दी गई, वो स्टार्टिंग में डिस्कशन में ही बता दिए। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा है। द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। देखो ध्यान देना, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटी, कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन एट पंचायत shall be vested in the state election commission, फाइनेंस कमीशन, द गवर्नर ऑफ स्टेट shall आफ्टर एवरी 5 ईयर। जब ये एक्ट पास हुआ था तो विद इन अ ईयर, और उसके बाद आफ्टर एवरी 5 ईयर वही सेंट्रल गवर्नमेंट वाले रूल यहाँ भी चलते हैं। ये सारा कुछ किया गया। डिस्ट्रिक्ट द प्रोविजन ऑफ मैंडेट बाय द 74th कॉन्स्टिट्यूशन 1992 टू प्रोवाइड द अर्बन लोकल बॉडीज आर्टिकल 243Z(D). अभी आपको बताए थे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इंसर्ट बाय 74th अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 243Z(D) and similarly metropolitan planning committee insert by 74th amendment under article 243ZE। ये सारे प्रोविजंस चल रहे हैं। क्या क्या इसमें हमको डिस्कस करना है देख लीजिए। आपको जो पॉइंट्स याद होने चाहिए, पार्ट 9 विद द टाइटल ऑफ पंचायत, Article 243 to 243O added a new 11th schedule which have 29 function and deals by Article 243G. The act participates save to Article 40। Article 40 में ही आपको बताया था पंचायत की पोजीशंस को रखा था, जिसको इस एक्ट ने सेव करके 73rd अमेंडमेंट से इसको इनलार्ज किया। क्लियर हो गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये सारा दिया हुआ था, इसको मैंडेटरी बना दिया। बस दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।